बचा हुआ था। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सीरीज है, ये रेसिस्टेंस हो गया R, ये कैपेसिटेंस हो गया C। जब सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूँ तो सीरीज सर्किट का मतलब क्या है कि उसमें करंट तो हमारा सेम रहने वाला है। तो इसमें भी करंट मैंने ऐसे ले लिया I, और इसमें भी करंट मैंने ऐसे ले लिया I। ठीक है। अच्छा, और जब रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस में करंट करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हो गई वी आर। तो दे आर इन सेम फेज, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड्स अहेड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। तो ये करंट है, तो वोल्टेज से ये पाई बाई टू आगे है, तो वोल्टेज से पाई बाई टू आगे, तो ये वीसी हो गया, और ये 90 डिग्री। ठीक है। और समझ में आ गई ये चीज। लास्ट टाइम भी ऐसे ही करा था, उसमें क्या था कि उसमें हमने वी आर को, वी एल को हमने ऊपर बनाया था, क्योंकि उसमें करंट पीछे रह जाता है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है। अब अब इसमें क्या करना होगा, देखिएगा। जैसे हमने ये बोला कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे सीधा सीधा। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं करंट ही बना लेता हूँ, तो सॉरी ईएमएफ बनाता हूँ। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हमने बना लिया इधर E। ये E बना दिया ईएमएफ। अब क्या है कि अब ना मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि जो करंट है यहाँ पे हमें ये पता है कि करंट जो है वो लीड करता है। करंट मतलब आगे रहेगा हमेशा वोल्टेज से। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट होता तब तो मैं इस बात को करता, लेकिन यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेसिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। तो मैं ये जानता हूँ कि इसमें से जो वोल्टेज निकलेगी वो एक थोड़ी सी वोल्टेज तो इसके पास चली गई जिसको हमने वी आर बोल दिया, और थोड़ी सी वोल्टेज इसके पास चली गई जिसको हमने वीसी बोल दिया। तो जो दो वोल्टेजेस है ना, वी आर और वीसी, तो उनका जो वेक्टर सम होगा, उनका वेक्टर सम हमारा ई के बराबर होगा। ऐसा ही हमने इंडक्टर वाले केस में करा था कि जो हमारी दो वोल्टेजेस होंगी जैसे वी आर और वीसी, उनका सम जो है वो इस ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है। अब जो वीसी है, वीसी और आई, वीसी और आई जो है वो वीसी से 90 डिग्री आगे है, और आई और वी आर जो है वो सेम फेज में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर वीसी से 90 डिग्री आगे होगा, वी आर वीसी से 90 डिग्री आगे होगा। ये तो समझ में आ गया। भैया आप ये देखो, आई की डायरेक्शन और वी आर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बिकॉज दे आर इन सेम फेज। तो इसका मतलब क्या है कि आई अगर वीसी से 90 डिग्री आगे है, दैट मीन्स वी आर भी वीसी से 90 डिग्री आगे होगा। ठीक। और वी आर और वीसी का जो आपका वेक्टर सम होगा वही तो ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि इस ईएमएफ में से ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वी आर और वीसी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, वी आर जो है वो वीसी से 90 डिग्री आगे होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर वी आर को आगे बनाऊंगा और वीसी को पीछे बनाऊंगा, इस तरह से। हम्म, बता रहा हूँ अभी। वी आर,
और ये VC। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि जो E है ना, E जो है वो एक, आप ये समझ लीजिए वो मदर बैटरी है। और मदर बैटरी जो है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वोल्टेजेस को। वोल्टेज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट रिमेन्स द सेम। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर भी करंट आई जा रहा है, यहाँ पर भी करंट आई जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी करंट आई ऐसे और करंट आई ऐसे हमने ले लिया। मैं जानता हूं कि जब रेसिस्टेंस जुड़ा होता है किसी भी एसी सर्किट में, तो करंट और रेसिस्टेंस दे बोथ आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। दूसरी चीज कि अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो करंट लीड्स अहेड द वोल्टेज। तो जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी उससे करंट जो है वो लीड अहेड करेगा, मतलब 90 डिग्री आगे होगा। ये तो क्लियर है। जैसे इंडक्टर के केस में वो 90 डिग्री पीछे होता है, लैग बिहाइंड करता है, तो कैपेसिटर के केस में वो 90 डिग्री आगे होगा। ये तो क्लियर है ना। हाँ, अब आप ये देखो कि आई वीसी से 90 डिग्री आगे है, तो इसका मतलब वी आर भी वीसी से 90 डिग्री आगे होगा, क्योंकि आई और वी आर की दोनों की सेम डायरेक्शन है। और इसीलिए मैंने वी आर को आगे और वीसी को पीछे बनाया। ठीक है ना, क्योंकि वो 90 डिग्री आगे है। फिर और तो कोई तरीका नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है, बनाना आजू बाजू में ही है, क्योंकि वी आर और वीसी का एल्जेब्रिक सम ई के बराबर भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक डॉटेड लाइन ऐसे, और यहां से एक डॉटेड लाइन ऐसे। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वही ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, ऐश्वर्या, मिलन, त्रिषा, वंशिका, क्लियर है इतना। वी आर और वीसी आगे पीछे क्यों बना है ये तो क्लियर है। अब देख लीजिए, अब मैं ये कहूंगा कि जहां वी आर है उसी डायरेक्शन में आई है, तो यहां पर हमारा आई हो गया। आई को थोड़ा सा कम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि करंट वोल्टेज के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज से कम होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो ये है VC, इसमें करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। दिखा दूं यहाँ पर, क्यों, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आई तो है ही VC से आगे 90 डिग्री आगे, वो तो बनी गया आई। ठीक है, तो आई तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो VR के तो अलोंग था, लेकिन C से 90 डिग्री आगे था, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री। पढ़ लो तुम, पढ़ लो। तो ये जो E है ये E जो है ये ओरिजिनली क्या एंगल बना रहा था, E का फेज कितना था, थीटा कितना था, ओमेगा टी। ये हो गया बेटा ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा टी हो गया। और मेरा टारगेट क्या होता है, हर एक सर्किट में हम क्या करते आ रहे हैं, हम ई लेकर चल रहे हैं और आई निकाल रहे हैं। तो ये जो आई है, ये आई हमारा टारगेट है ये निकालना। तो आई ई से कितना आगे है, मैंने माना कि फाई एंगल आगे है, कि ये इससे फाई एंगल आगे है। ठीक है, सेम चीज अगर आप रिकॉल करके देखोगे इंडक्टर के केस में, जब रेसिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में जुड़ा हुआ था, तो ये 5 डिग्री पीछे था। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बाय लुकिंग एट द फेजर डायग्राम, by looking at the phasor diagram, current leads ahead of EMF by a phase difference of phi. So leads ahead मतलब उससे आगे है। जब उससे आगे है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, तो ई कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, ओमेगा टी, और आई कितना बना रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइव। दैट्स वाई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद हम ये कहेंगे यहां पर कि बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर। ये तो रिजल्टेंट है, नहीं समझ रहे? हाँ, तो VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर, ये हो गया। और अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो देखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो बेटा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन जाएगा। ये VC है तो ये क्या हो जाएगा, ये VR हो जाएगा भाई, इसके जस्ट पैरेलल ही तो है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा ये E है, E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, E नॉट। ठीक है, जो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, तो हम बोलेंगे E नॉट का स्क्वायर। ई नॉट क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज। ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो इसको आप क्या बोलोगे, V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट C का स्क्वायर। ठीक है, V नॉट क्या है, उसकी पीक वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। भाई मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ तो ट्राइंगल उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बनेगी, उसकी लेंथ। ठीक, तो V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट C का स्क्वायर, रेसिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर को मैं क्या बोल दूंगा, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होता है, यानी कि कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस कितना ऑफर करता है, एक्स सी। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और यहां से हमारे पास हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे और आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो आई नॉट कितना हो गया, इसका पूरे का अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो आई नॉट कितना हो गया, ई नॉट का स्क्वायर रूट ई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ई स्क्वायर। तो किसी भी सर्किट में अगर ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस ही तो करते हैं तभी तो करंट आता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आ गया हमारे पास। पूरे के पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस जो होता है उसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। नोट करेंगे क्लियरली, अंडर रूट आर स्क्वायर clearly under root r square plus xc square is the under root r square plus xc square is the effective resistance of the series RC circuit, is the effective resistance of the effective resistance of the series RC circuit, which is called impedance, which is called impedance and denoted by कैपिटल Z। तो कैपिटल Z इस केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, एक्सी की वैल्यू जैसे एक्सएल की वैल्यू हमने देखी थी वो थी ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी। तो
यहाँ पर हम ये कहेंगे और z इज इक्वल टू, या फिर ये भी कहा जा सकता है z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो हमारी z की वैल्यू हो गई। फिर हम कहेंगे कि इसका फेज एंगल अगर निकालना है तो फेज एंगल कैसे निकालेंगे? तो फेज एंगल बिटवीन करंट एंड phase angle between current and resultant voltage is given by फेजर डायग्राम में अगर देखें तो फेज एंगल है फाई, तो ये हमारा निकलेगा tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। ठीक, डायग्राम देख लीजिए अगर किसी को भी डाउट हो। बनाया फेजर फेजर डायग्राम? अरे फेजर डायग्राम बनाया, पिछला पेज दिखाओ ना। बनाया ही नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं tan फाई निकाल रहा हूँ, तो ये भी 90 डिग्री पैरेललोग्राम है, इधर 90 है, इधर भी 90, चारों 90 डिग्री बनेंगे। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये भी 90 डिग्री है, तो ये वीसी है, तो ये वाला भी वीसी होगा, और ये वाला वी आर है, तो वीसी अपॉन वी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चारों 90 है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम में क्या है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो चारों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, वो रेक्टेंगल बन गया। तो इसी वजह से जो आपका ये वाला एंगल है ना फाई, अगर मैं tan फाई निकाल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई इज इक्वल टू ये वीसी है, तो पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट वाली साइड ये भी वीसी होगी, तो वीसी अपॉन वी आर। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर बोला है, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर इस वजह से होगा कि ये जो फेजर डायग्राम बनाया था, इस फेजर डायग्राम में यहाँ पर ई था, यहाँ पर हमारा वी आर था, यहाँ पर वी सी था। तो जब इसका रिजल्टेंट हमने ड्रॉ करा था ना, तो ये 90 डिग्री था, तो बेटा ये वाला भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल फाई था, तो tan फाई इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये VC है, तो ये भी VC होगा, VC अपॉन VR। और फिर उसकी पीक वैल्यू लेते हैं, तो V नॉट सी अपॉन V नॉट आर, पीक वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम उसका। ठीक है, अब तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V नॉट सी। V नॉट सी क्या है? V नॉट सी की वैल्यू आप ये देखिए, यहीं पर हमने रखी थी I नॉट XC, और V नॉट आर क्या है? I नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्सी की वैल्यू डालो, tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये तो हो गई एक्सी की वैल्यू, डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई 1/आर। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। ये हमारा फेज निकल गया इसके केस में। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, हमने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट देख लिया, प्योरली इंडक्टिव देख लिया, प्योरली कैपेसिटिव देख लिया, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लिया, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का देख लिया। अब आखिरी बचा हुआ है इसमें, जिसमें रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, तीनों है। उसमें किस तरीके से करेंगे? क्योंकि उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम ये आने वाली है, देखो लगाएंगे तो तीनों को सीरीज में,
लेकिन प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि एक में तो करंट जो है वो लीड करता है कैपेसिटेंस में, और जो इंडक्टेंस है उसमें वो लैग बिहाइंड करता है। तो क्या करेंगे और किस तरीके से हमारा रिजल्टेंट करंट बनेगा वो देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तरीका बिल्कुल सेम होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाया था। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों को लगा दो सीरीज में। ये देखिएगा, अगला टॉपिक नोट करें, सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए इसका। और डायग्राम पैरेलल होता है अपने सिलेबस में नहीं है, अपने में सीरीज सीरीज ही है बस, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल में होगा तो पैरेलल में फिर मैं करंट नहीं निकालूंगा, क्योंकि करंट यहाँ पर क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि करंट सेम होगा, सीरीज है तो करंट सेम होगा। पैरेलल में फिर मुझे वोल्टेज निकालनी होगी, मैं करंट लेकर चलूंगा और ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करनी होगी, तो वो पैरेलल है नहीं सिलेबस में, ठीक है। अफसोस, एकांश और नयन सीखने के इरादे से बैठे थे कि काश पैरेलल भी होता, लेकिन परेशान हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मास्क के ऊपर तो ये हंसते हुए चेहरे बने हुए हैं और तुम अंदर से उदास हो। हाँ? चलिए, सीरीज LCR सर्किट, तो सबसे पहले तो बनाएंगे रेसिस्टेंस, उसके बाद बनाएंगे इंडक्टेंस, और उसके बाद बनाएंगे कैपेसिटेंस। आर्यन, आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, माइक ठीक हो गया अब तुम्हारा? हाँ जी सर। चलिए, तो ये है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फंडा वही लेकर चलेंगे पहले वाला भाई, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस हो गया R, ये इंडक्टेंस L, और ये कैपेसिटेंस C, RLC। इस तरह से लगा दिया हमने। अब देखो क्या करेंगे कि इसमें करंट I ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में तीनों में करंट तो सेम जाने वाला है, तो इसमें करंट I हो गया, और वोल्टेज होगी VR। मैं जानता हूं कि इंडक्टेंस में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाती है। पर करंट को तो इसी डायरेक्शन में दिखाना है, तो करंट को थोड़ा नीचे को दिखाओ ऐसे करके, ऐसे आई, डायरेक्शन तो सेम है, हाँ, लेकिन वोल्टेज को आगे बना दो। ये हो गया VL, वोल्टेज को आगे बना दो तो दिखाई दे रहा है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है, इंडक्टर के केस में। हम कैपेसिटेंस के केस में भी डायरेक्शन करंट की तो सेम रखनी है, तो करंट को थोड़ा ऊपर बना दो ऐसे, बिकॉज करंट लीड्स अहेड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक। और वोल्टेज को नीचे बना दो ऐसे VC, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं इतना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए जी। तो ये चीज नोट करो, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। नोट कर लो, परेशान क्यों हो रहे हो?
चलिए जी, अब इसमें क्या करेंगे इसका जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि ढंग से समझ में आ जाए। हाँ, नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ। इसका फेजर डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर भी तरीका वही अपनाना है। ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। अब जो मैं ईएमएफ, सबसे पहले हम ईएमएफ बनाते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ बना लेंगे ऐसे। देखिए हमारी मर्जी है, हम इसको कहीं भी बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसको कहीं भी बना सकता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊंचा बना दिया। ये ई है, और ओमेगा टी एंगल ये बनाएगा, ये वाला। तो ओमेगा टी बनाएगा, मैं अभी बना नहीं रहा हूँ इसको, ओमेगा टी को वो बाद में बनाऊंगा, बाद में लिखूंगा इसको। ये हो गया। अब यहाँ से जो मैं देखूंगा कि जो हमारा करंट है ना, करंट के हिसाब से हम चलेंगे तो करंट आप देखिएगा, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, करंट की डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन और जो वोल्टेज है हमारी, तो ये जो ई है, ये ई तीन जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर तो देगा वोल्टेज वी आर, इसमें वोल्टेज वी एल, और इसमें वोल्टेज वी सी। अब कोई कोई भी वोल्टेज ऐसी नहीं है जो सेम डायरेक्शन में हो, कोई भी वोल्टेज सेम डायरेक्शन में नहीं है। आप ये देखिएगा, ये जो वी आर है, ये जो वी आर है, ये वी आर तो इस करंट के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और वी आर के परपेंडिकुलर आगे की तरफ, मतलब लैग करता, लीड करता हुआ तो वी एल है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आई है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आई की जगह में वी आर लिख दूं, मैं लिख सकता हूँ इधर वी आर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम फेज में। तो वी आर के परपेंडिकुलर तो है वी एल आगे की तरफ, और वी आर के परपेंडिकुलर पीछे की तरफ वी सी है, ठीक है। तो अब किस तरीके से करें, अच्छा फिर रिकॉल हम ये भी करते हैं कि जब हमने कैपेसिटर वाला लिया था, जब सिर्फ कैपेसिटर वाला केस लिया था, तो कैपेसिटर वाले केस में भी हमने ये देखा था कि दो हमारे पास रिजल्टेंट थे। रिजल्टेंट हमने दो के निकाले थे, किसका, आर का और सी का। आर और सी का जो रिजल्टेंट हमने निकाला था वो हमारा ईएमएफ के बराबर आया था। अब इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट वो हमारा ईएमएफ के बराबर आना चाहिए। समझ रहे हैं, ठीक, समझ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा तो सीरियसली बैठे रहते हो ना कुछ ज्यादा ही, तो मुझे लगता है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि जो हमारा आई है, वो आई आगे की तरफ बनाऊं उसको या पीछे की तरफ बनाऊं, मतलब वो लैग, लीड करता हुआ बनाऊं या लैग करता हुआ बनाऊं, बताइए। जो आई है, आई एक केस में तो पीछे है, लैग बिहाइंड कर रहा है, और एक केस में क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। रुक जाओ, हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा आई है, आई को हम पीछे ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं, मान लिया, ऐसा ऐसा हमने मान लिया, मतलब दो केसेस हो सकते हैं,
ऐसे दो केसेस हो सकते हैं। आप ये कहेंगे कि अगर मैंने आई को ई से पीछे ले लिया, ठीक है, तो आगे क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि यहाँ पर तो हम कह ही नहीं सकते, क्या पता ये ज्यादा वोल्टेज ले रहा हो, क्या पता ये ज्यादा वोल्टेज ले रहा हो, तो हमें नहीं पता। तो हमने इस वजह से कह दिया कि आई को, चलिए पहला केस हम लेते हैं, मैं पहला केस करा रहा हूँ, दूसरा आप पर छोड़ूंगा मैं, वो अपने आप करना। ठीक, तो हमने कहा कि हम आई को पीछे बना लेते हैं, तो हमने ऐसे बना लिया, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको आई ना, हाँ बिल्कुल आई ना बोलकर इसको वी आर बोलेंगे, इसको आई ना बोलकर इसको वी आर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आई और वी आर दोनों एक ही बात है, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हम डायरेक्शन वाला फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। अब इतना हो गया, इतना होते ही हमारा आगे की सारी कहानी सॉल्व हो गई। कैसे? क्योंकि वी आर इस डायरेक्शन में है, वी आर से 90 डिग्री आगे है वीएल, ठीक है, तो वी आर से 90 डिग्री आगे वीएल, मतलब इस तरफ वीएल, तो वीएल यहां बना लो। ये हो गया वीएल 90 डिग्री आगे, और वी आर से 90 डिग्री पीछे क्या है? वीसी। वीसी इधर बना लो। अब दिमाग में ये आता है कि यार ये वीएल तो बड़ा लंबा बना दिया, वीसी बड़ा छोटा सा बनाया है। ठीक, ऐसा क्यों? केस ले रहे हैं, एक केस ले रहे हैं कि भाई हो सकता है इंडक्टर जो है, इंडक्टर ज्यादा वोल्टेज ले रहा हो, इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज हो और कैपेसिटर के अक्रॉस कम वोल्टेज हो। मैं एक केस ले रहा हूँ। दूसरा केस क्या होगा कि जब वीएल जो है वो वीसी से छोटा होगा, वो आप करेंगे, वो आप करेंगे। इतना समझ में आ गया? हमने क्या करा, हमने यहाँ पर वी आर को इससे थोड़ा सा पीछे दिखा दिया, ठीक है। ये एक केस है, दूसरे केस में आप इसको आगे भी दिखा सकते हो, वो आपको दिखाना है, करेंगे आप। ठीक, अब ये वी आर और वीसी हो गया। भाई तीन का कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तीन का किस तरीके से करें? दो होते तो बड़ा मजा आ जाता। तीन का कैसे करें? तीन का देखिएगा क्या करेंगे, सुनो, पहले वीएल और वीसी का रिजल्टेंट निकाल लो। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि वीएल और वीसी जो है ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ये कहेंगे ऐसे केस में क्या होता है कि जब पैरेलल होते हैं तो सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं वेक्टर्स, जब पैरेलल होते हैं तो सीधे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर सीधे सीधे ऐड हो गए, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 होता है। अब क्या है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो दोनों जब ऐड होंगे तो cos 180 क्या होता है? -1। तो इसका मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो ये VL इतना लंबा आपको दिखाई दे रहा है, तो जो इसकी लेंथ दिखाई दे रही है, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। ये VC थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक वाला जो है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? VL माइनस VC। ये हो गया VL माइनस VC, समझ गए? ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने VL और VC का पहले इलाज कर दिया। अब क्या होगा, VL माइनस VC इतना हो गया, इसका और VR का रिजल्टेंट निकाल लो, E के बराबर होगा। ये E थोड़ा सा ना ज्यादा बड़ा बना दिया था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। तो पैरेललोग्राम लॉ जो यहाँ लगेगा, या इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लो, ये और इधर ये, समझ गए? तो कुल मिलाकर क्या हो गया, VL VC और VR तीनों का रिजल्टेंट हमारा E के बराबर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो हम निकालना चाहते हैं वो क्या है? जो हम निकालना चाहते हैं वो तो करंट है, और करंट किसके फेज में है, किसकी डायरेक्शन में? VR के। तो यहाँ पर आप करंट दिखा देंगे, यहाँ पर करंट दिखा दिया। अब जो एंगल है वो किस तरीके से लेंगे, यानी कि फेज किस तरीके से लेंगे, पहले ये बता दीजिए भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? सर ये आपने VL माइनस PC वाला क्या किया? VL माइनस VC दोबारा बताता हूँ। हम क्या करेंगे कि जब भी कभी हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, जैसे एक तो VL है और एक VC है, मुझे क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर का तो रिजल्टेंट मैं निकालना जानता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ से हम कर लेंगे। लेकिन जब तीन वेक्टर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले दो का निकालते हैं, फिर दो का जो रिजल्टेंट होता है उसका तीसरे के साथ में एडिशन कर देते हैं।
तो मुझे ज्यादा बेटर ये लगा कि मैं पहले वीएल और वीसी का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लूं। तो वीएल और वीसी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना कितना आसान, आप ये देखिए, ये वीएल है और ये वीसी है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल। तो सीधा सीधा मैं ये कहूंगा कि ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, तो इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये हो गया बेटा वीएल माइनस वीसी। तो ये तो वीएल माइनस वीसी का रिजल्टेंट ये हो गया, वीएल और वीसी का रिजल्टेंट हो गया इतना, वीएल माइनस वीसी ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है। और फिर वीएल माइनस वीसी और वीआर इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया ई। समझ गए कि नहीं? यस। रिजल्टेंट का मतलब है एडिशन, और इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज तीनों जुड़कर रिजल्टेंट का मतलब एडिशन। जो वेक्टर्स ऐड होते हैं उन्हीं को हम ये बोलते हैं कि ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसको रिजल्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। उसको एडिशन नहीं बोलते हैं, उसको रिजल्टेंट बोल देते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि वीएल माइनस वीसी, ये वीएल और वीसी का एडिशन था, ठीक है। और वीएल माइनस वीसी और वीआर इन दोनों का एडिशन ई के बराबर हो गया। तो तीनों का एडिशन जो है वो ई के बराबर आएगा, ई ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये तीनों वोल्टेजेस, ठीक है। अब ये मैं 90 डिग्री समझाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने एंगल नहीं बनाया था। तो ये जो ई है ना, ये ई तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। और आई जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि ई और आई के बीच में मैंने एंगल कितना लिया है। तो ई और आई के बीच वाले एंगल को आप बोल दीजिए फाई, आई। तो आई और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, अबे ओमेगा टी माइनस फाई। समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ गए, हाँ या ना? ठीक है, अब ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। आ, अब इसमें बिल्कुल सही, अगर वी आर जो है उसके आगे होता तो फिर वो ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाता। वो दूसरा केस है, वो आप करेंगे, ठीक। चलिए जी, अब इसके बाद मैं इसमें वही काम करूंगा जो मैंने जो रिजल्ट, जो इम्पीडेंस निकाला था वो इम्पीडेंस यहाँ भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करें कि वी नॉट आर हियर, वैसे तो जनरेटर और वो भी है हमारा, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, लेकिन उसको साथ साथ ही कर लेंगे, उसको उसके साथ साथ कर लेंगे, एमसीक्यू के हिसाब से ही कर लेंगे। बाकी अब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो वी नॉट आर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, आई नॉट आर। वी नॉट एल क्या होगा, आई नॉट एक्सएल। और वी नॉट सी क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी। वी नॉट सी हो जाएगा आई नॉट एक्स सी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पर लगाएंगे, अब आप ये देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ करंट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप ये देखिएगा कि ये 90 डिग्री है, और मैंने रिजल्टेंट कहाँ निकाला, वीएल माइनस वीसी, और वीआर का मैंने रिजल्टेंट निकाला, ये फाई है। जब ये 90 डिग्री है तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि ये वाला है वी आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। वी एल माइनस वी सी हो गया, नहीं समझे? नहीं, क्लियर है? तो अब मैं बोलूंगा इसमें कि हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि सबकी पीक वैल्यूज लेंगे, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, यानी कि वी नॉट एल
माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर कितना हो गया, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल, वी नॉट सी कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद क्या करें, ये हो गया ई नॉट स्क्वायर और ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विद इन द ब्रैकेट में आई नॉट कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से निकालना तो करंट है, तो आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस केस में फिर वही बात है कि जो हमारा इम्पीडेंस है z वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आगे चाहो सिंप्लीफाई करना तो एक्सएल की जगह ओमेगा एल डाल दो, एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी डाल दो। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस निकल गया इस एलसीआर सर्किट का। अब क्या करेंगे इसमें, हाँ हाँ जेड जेड, अगर आप लोगों के पास में ऐसा लरोड़ा है तो जब आप जो मैं आपको काम देने वाला हूँ वो वाला काम आप इसमें से वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ आपने ठीक करा है या गलत करा है। ठीक है, हमने क्या करा था हमने यहाँ पर ये वाली वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसको मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस वाले वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा माना था। ठीक है, तो अगर ये VC VL से ज्यादा होगा तो VC माइनस VL बनेगा और वो नीचे बनेगा और रिजल्टेंट हमारा नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, मैं इतना हिंट देकर छोड़ रहा हूँ। ठीक, वो आप लोग करिएगा। और इसमें एक चीज और करेंगे, रेजोनेंस। 1 मिनट में आ रहा हूं बस। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, फिजिक्स में ही तो होता है रेजोनेंस, और किसमें होता है, केमिस्ट्री। फिर वही बात है, केमिस्ट्री की बात मत किया करो ना मेरे सामने। केमिस्ट्री में जो आप लोगों का हाल है आपसे बहुत बुरा हाल है मेरा। अच्छा, चलिए एक चीज और नोट कर लो इसमें बस, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है ना कि अगर इम्पीडेंस दोनों के बराबर हो जाए, रिएक्टेंस दोनों के बराबर हो जाए, इंडक्टर का भी और कैपेसिटेंस का भी, मतलब अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो क्या होगा, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट इसमें लिखेंगे, a series LCR circuit is said to be in the resonance condition a series LCR circuit is said to be in
is said to be in resonance condition if current through it has its maximum value. If current through it has its maximum value. Has its maximum value. वो maximum value कब हो जाएगी? जब हमारा ये XL और XC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जितना छोटा हो जाए हमारा जो करंट है वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो हमने ये कहा कि भाई रेसिस्टेंस तो देखो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, रेसिस्टेंस में तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, इन दोनों का भी रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हो कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो if XL is equal to XC, if XL is equal to XC, then I naught is equal to E naught upon R. I naught is equal to E naught upon R हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर आर स्क्वायर ही बचा, एक्सएल ने एक्सी को कैंसिल आउट कर दिया, दोनों के दोनों इक्वल हैं और आर स्क्वायर का अंडर रूट तो आर ही हो गया। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अब एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है? 1 ओमेगा सी। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एल सी। ये होती है जी रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, ओमेगा जो है, ओमेगा आपका 1 अंडर रूट एल सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस इतना नोट कर लो। अब इसके बाद आपके जो है हम एमसीक्यू कराने की स्थिति में अब हम आ चुके हैं। अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी चीज का ये डर बैठा रहे मन में कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो अभी एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्लास से एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, इसी से करूंगा, यहीं से रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। सर ट्रांसफॉर्मर का क्या करना प्रैक्टिकली है? पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहे हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मर जो बचा है इसमें। ट्रांसफॉर्मर करा देंगे बीच में किसी दिन भी, ट्रांसफॉर्मर बीच में किसी दिन भी करा देंगे, छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें थ्योरेटिकली है तो वो कर लेंगे। और इसी चैप्टर से अब हम रिवर्स ऑर्डर में एमसीक्यू करने शुरू करेंगे। उसका एक रीजन और भी है कि इससे पहले वाले जो जो 2 चैप्टर हैं, हमारा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5, वो थ्योरेटिकल हैं तो उसके एमसीक्यू थोड़े जल्दी निपट जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा थर्ड चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा पर कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।